हेलो शरण। तो इस समय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 7। कई दिनों से मैंने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो ठीक है, आपको डीपीपी दिखाई दे रहा होगा। और एक बार मैं आपको बता दूं, ये जेई एडवांस के लिए सफिशिएंट डीपीपी है। अगर इस डीपीपी को आपको चाहिए तो यूट्यूब पे क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे डीपीपी आपको मिलेगी, इसका आंसर की मिलेगा, आप अपलोड कर लीजिएगा, घर पे बैठ के इस डीपीपी को सॉल्व करिएगा। और ये रिवीजन के लिए सफिशिएंट डीपीपी है। ये रिवीजन के लिए सफिशिएंट डीपीपी है। ठीक है, इससे फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी के क्वेश्चन हैं। और इससे आपको पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अपने मन से सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो को प्ले कर दीजिएगा। और वीडियो को प्ले करने के बाद आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी 7, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, a container open from the top, filled with the water up to the top, is placed on the weighing machine and reading is W. A wooden ball of volume V and mass M is put in the water by the given two arrangement. In arrangement 1, the ball is connected by a rigid rod and pushed in the water. In arrangement 2, ball is attached with the bottom of the massless string. The reading of weighing machine is, और वुड की डेंसिटी वाटर से कम है। तो देखिए यहाँ पे ये अरेंजमेंट है। ठीक है, और जब ये बॉल नहीं है ना, जब ये बॉल नहीं है तो इसकी रीडिंग W है, लिखा हुआ है रीडिंग इज W। और ये जो वाटर है ये कंप्लीटली फिल्ड है, वाटर इज कंप्लीटली फिल्ड। कहीं लिखा होगा वाटर इज कंप्लीटली फिल्ड, मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन पहले से ही पता है। filled with the water, the content open from the top, filled with the water up to the top, up to the top। ठीक है, ठीक है, तो अब एक वैसल है, उसमें पानी कंप्लीट भरा हुआ है, दूसरा वैसल है उसमें पानी कंप्लीट भरा हुआ है। लेकिन पहले वैसल में आप क्या कर रहे हो, पहले वैसल में एक आप वुड को किसी स्ट्रिंग की सहायता से या किसी रॉड के सहायता से उसके अंदर प्रेस कर रहे हो, जबकि दूसरे में उसी वुडन ब्लॉक को एक स्ट्रिंग के सहायता से बांध दिए हो। तो कह रहा है कि यहाँ की रीडिंग और यहाँ की रीडिंग को आप मेजर करके बताइए कितना होगा। जबकि ये वुड नहीं थे तो रीडिंग W थी। ठीक है, कुछ नहीं, हर चीज FBD पे डिपेंड है, हर चीज FBD पे डिपेंड है। तो आप FBD बनाइए। क्या करेंगे, चलो देखो, अच्छा ये जो मशीन है वेइंग मशीन किस चीज की रीडिंग बताता है, वेइंग मशीन ऑलवेज रीड नॉर्मल रिएक्शन, ऑलवेज रीड नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाटर है ना, अच्छा मुझे बताओ जब वुड उसमें डालोगे तो क्या पानी बाहर निकलेगा, ऑफ कोर्स पानी बाहर निकलेगा। तो जितना वॉल्यूम वुड का होगा उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर निकलेगा। तो केस 1 के मैं सॉल्व करूं, केस वन में अगर मैं एबीडी बनाऊं इस तरीके से, और ये वेइंग मशीन है, दिस इज द वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, और ये पानी है टॉप तक। अच्छा बताओ अगर ये वुड नहीं होता, अगर ये वुड नहीं होता तो क्या पानी पूरा भरा होता, यही तो था पहले। तो यहाँ का जो वेट, यहाँ वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी, इस वेइंग मशीन की जो रीडिंग आएगी, दिस इज द वेट ऑफ दिस वाटर प्लस कंटेनर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे ऊपर को N1 दिखाओगे, और जो नीचे को वेट W दिखाओगे, इस केस में N1 को तुम लिखोगे, दिस इज, N को लिखो W, N1 का केस ये बना देंगे। ठीक है, जस्ट वेट, ओके। तो
यहाँ पे एन ऊपर दिखाएंगे, वेइंग मशीन पूरा वेट डब्ल्यू नीचे, तो एन इज बैलेंस बाय डब्ल्यू। गुड। अब आते हैं इस केस में, जब आप यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक को रख दोगे तो उसका तो कुछ वॉल्यूम होगा, तो कुछ वॉल्यूम होगा तो क्या करेगा, ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को बाहर निकाल देगा, इधर से बाहर निकाल देगा। अच्छा, हम एबीडी किसका बना रहे हैं, हम एबीडी बना रहे हैं वाटर प्लस वेसल का। तो अगर मैं इस वेइंग मशीन को हटाऊं यहां से अगर वेइंग मशीन को हटाऊं तो मुझे बताओ, और यहां से मैंने क्या हटा दिया, ये लकड़ी निकाल के बाहर फेंक दिया। तो अगर लकड़ी निकाल के बाहर फेंक दिया तो मुझे बताओ इस बॉटम सरफेस से मान लो रिएक्शन N1 आता है, और जब वहां से तुम वुड हटा के बाहर निकालोगे तो वुड के साथ ऊपर की जो रस्सी है ना, रस्सी वो भी बाहर निकल जाएगी, वो भी बाहर निकल जाएगी। तो अगर वुड के साथ रस्सी तूने बाहर निकाल लिया तो ये पूरा पूरा पानी दिख रहा है और ये वेसल दिख रहा है। अच्छा, ये जो पानी है, यहाँ का पानी है, वो इस वुड पे जो बायंसी फोर्स ऊपर पर लगाया होगा, वुड भी तो उतना ही बायंसी नीचे लगाएगा, ऑफ कोर्स लगाना चाहिए भाई। पूरा जो वाटर है, पूरा वाटर वो वुड पे कितना, पूरा वाटर वुड पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो नेट सराउंडिंग फोर्स इज जीरो जी, नेट सराउंडिंग फोर्स इज जीरो जी, एंड दैट इज बायंसी फोर्स। तो जितना पानी लगा रहा है वुड पे, वुड भी उतना ही पानी पे लगाएगा, बट वो नीचे को लगाएगा। इसका मतलब जिस वक्त तुम एबीडी बनाओगे उस वक्त अगर इस वुड को बाहर हटा देते हो यहाँ से, तो पानी के इस सरफेस पे जो डाउनवर्ड फोर्स दिखेगा, दिस इज भी रो ऑफ वाटर इंटू जी। भी इज व्हाट, भी इज द वॉल्यूम ऑफ वुड, भी इज द वॉल्यूम ऑफ वुड। तो मुझे बताओ, यहाँ केस वन की है, केस वन के एबीडी में जो N1 होगा वो किसको बैलेंस करेगा, इस फोर्स को बैलेंस करेगा। देन N1 इज इक्वल टू बी रो ऑफ डब्ल्यू इंटू जी, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और एक सेकेंड, और ये भी तो होगा कि ये जो पानी है, जो रेस्ट ऑफ द वाटर है, रेस्ट ऑफ द वाटर है, उसका भी तो वेट होगा। लेट्स दिस इज M1, M1 G, मतलब पानी जो रेस्ट ऑफ द वाटर, जब कुछ पानी बाहर गिर गया और कुछ पानी बचा हुआ है तो उसका वेट M1 G नीचे, बायंसी फोर्स पानी के सरफेस पे नीचे, तो N1 इज बैलेंस बाई V रो G प्लस M1 G। N1 इसको बैलेंस करेगा, ये जो N1 है ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। फिर सोचते हैं, अच्छा तुम मुझे बताओ ये V रो WG क्या है, भी वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ उसी का तो वॉल्यूम है, वो वुड के बराबर है। तो ये वाटर का वॉल्यूम इंटू वाटर की डेंसिटी, ये वाटर का वेट आ गया जो डिस्प्लेस हुआ है। V इंटू रो डब्ल्यू इज व्हाट, इट इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो तुम मुझे बताओ इस वुड को जब इस पानी के अंदर रखे हो, इस वुड को जब पानी के अंदर रख रहे हो, तो जो पानी बाहर गिर रहा है उसका भी तो वेट वही है जो ये है। अब पानी कितना बाहर गया, जितना इस वुड ने डिस्प्लेस किया था। तो जो पहले वाला केस था जिसमें वुड को अंदर नहीं रखे थे, वो केस तो ऐसा था, वो केस तो ऐसा था, तो उसमें इतना ही तो पानी को बाहर निकाले हो, इतना ही पानी तो बाहर निकला हुआ है। तो अगर ये लकड़ी नहीं होता तो लकड़ी की जगह पे क्या होता, ये पानी होता, और जब ये पानी होता तो वेट W आता। तो तुम मुझे बताओ अगर लकड़ी आ गया और लकड़ी उतना ही बायंसी नीचे कर दे रहा है जितना यहाँ पे पानी का वेट है, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, या जो बायंसी फोर्स है, वो जो पानी बाहर निकला उसी का वेट है, जो पानी बाहर निकला उसी का वेट है। तो जो पानी बाहर निकला उसी का वेट है, और ये रिमेनिंग पानी है जो बचा हुआ है, तो टोटल जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पानी नहीं जाएगा जो पहले था, ये पूरा तो आ जाएगा ना, पूरा पूरा। तो क्या इसका वेट W बराबर नहीं होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इन अरेंजमेंट 1 इज W, ये सही कह रहा है, ये पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वुड को मैंने पानी में डाला तो वुड पे बायंसी फोर्स ऊपर लगी, वुड ने पानी पे बायंसी नीचे को लगाया। अब वुड को हटा दोगे तो पूरी एबीडी में बायंसी फोर्स नीचे को दिखेगी, रिमेनिंग वेट नीचे को दिखेगा, और जो बायंसी फोर्स है उसी के बराबर है जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है।
और इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट एन आ रहा है वो इसके इसका सम है, और जो डिस्प्लेस हुआ है वो उस वाटर का वेट है जो डिस्प्लेस हुआ है, और अगर ये डिस्प्लेस नहीं हुआ होता तो पूरा पूरा उसी के बराबर होता। तो मैं क्या कहता कि यहाँ का जो वेट आएगा वेइंग मशीन रीडिंग वो पहले के ही बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा केस 2 की बात करते हैं। जब तुम केस 2 की बात करोगे, केस 2 की, तो इसमें क्या हो रहा है? अच्छा केस 2 में एक बार फिर हम पानी की एबिडी बनाएंगे, फिर पानी की एबिडी बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा देखो। इसमें क्या होगा, केस 2 देखिए, केस 2 में आप इस एक बार फिर ये जो होगा वो उतना ही वेट हटाएगा पानी का जितना यहाँ पे पानी था, जितना यहाँ पे पानी था। ठीक है। तो और पूरी पूरी वाटर जो होगा इसके ऊपर बायसी फोर्स ऊपर को लगाएगा। तो अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, किसको, सिर्फ इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो जो एबीडी बनेगी वो क्या दिखेगा, रेस्ट ऑफ द वाटर का वेट m1 जी नीचे, बायसी फोर्स नीचे दिखाएंगे, पानी के ऊपर बायसी फोर्स नीचे दिखाएंगे, दिस इज v रो इंटू जी, और ये डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होगा, और यही इसमें ऐड होगा तो अगेन वेट बनेगा। लेकिन यहाँ पता क्या दिक्कत है, यहाँ जो रस्सी का टेंशन है ना टी ऊपर को दिखेगा, नहीं दिखेगा भाई, वुड की डेंसिटी कम है तो जो वुड होगा ऊपर जाना चाहेगा, तो रस्सी का टेंशन टी नीचे। तो जब तुम वैसल की एबीडी बनाओगे, वैसल की एबीडी बनाओगे, तो क्या टेंशन टी तुम ऊपर को दिखाओगे, ऑफ कोर्स टेंशन टी ऊपर को दिखाएंगे। तो यहाँ पे टेंशन टी को तुमको ऊपर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर को दिखाओगे। एबीडी में क्या है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। एबीडी में यहां से एन ऊपर को आ रहा है, बायसी फोर्स इस भी रो जी नीचे को जा रहा है, यहाँ पे रस्सी का टेंशन टी ऊपर को आ रहा है, रेस्ट ऑफ द वाटर का वेट नीचे को जा रहा है m1 जी। नाउ होल फोर्स इज बैलेंस एट इक्विलिब्रियम, तो टी प्लस एन इज बैलेंस बाई v रो जी प्लस m1 जी। v रो जी नीचे, m1 जी नीचे, टेंशन टी ऊपर और n ऊपर। ओके। अच्छा यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो v रो जी है ये क्या है, ये v रो जी क्या है प्लस m1 जी, ये तो टोटल वेट आ गया पहले वाला, क्योंकि उतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है जितना वॉल्यूम था लिक्विड का, लिक्विड कर रहा हूँ वुड का, वो बाहर गया, अब बायसी उसी बराबर है, तो ये इससे मिलेगा, तो चूंकि ये डिस्प्लेस वाटर का वेट है तो इसमें ऐड होगा, तो नेट वेट डब्ल्यू आ जाएगा, उसमें से एन घटा देंगे। अच्छा उन्होंने ऑप्शन करा इनकरेक्ट बताओ, मैं तो करेक्ट मार्क कर रहा हूँ, मतलब मैं करेक्ट ऑप्शन मार्क कर रहा हूँ इधर में, तो बाकी जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक और बात देखो ना, इन अरेंजमेंट 2 इज लेस देन अरेंजमेंट, ये भी सही कह रहा है। देखो डब्ल्यू माइनस एन आ गया, एन तो कुछ ना कुछ होगा ही, एन करंट टी आ गया, दिस इज टी, ये टी इधर जाएगा ना तो टी आ जाएगा। तो ठीक है, तो डी पार्ट भी करेक्ट ऑप्शन, बट क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क करना, हम करेक्ट मार्क करते हैं, बाकी जो बच्चे को समझ जाना तो ओके। नाउ इस टी की वैल्यू चाहा जाए तो निकाला जा सकता है, पता कैसे, इस की एबीडी बनाएंगे, इस वुड की एबीडी बनाएंगे, वुड की एबीडी में वुड का वेट mg नीचे दिखेगा, टेंशन टी नीचे दिखेगा, अब बायसी फोर्स ऊपर दिखाओगे ना, भी रो जी दिखाओगे, इस वुड की एबीडी में टेंशन टी नीचे, इसका वेट नीचे, अब बायसी फोर्स ऊपर, भी रो जी, ये भी इक्विलिब्रियम पे बैलेंस कर दो, तो इससे क्या आएगा, भी रो जी इक्वल्स टू टी प्लस एम जी। नाउ टी उठा के तुम यहाँ पे प्लेस कर दो, तो इससे एन की जो वैल्यू आएगी, यहाँ लिख रहा हूँ एन इज डब्ल्यू माइनस टी की जगह पे क्या प्लेस करेंगे, भीरो जी माइनस एम जी, इसको इधर भेजा, तो दिस इज भीरो जी माइनस एम जी, ये वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू प्लस एम जी माइनस भीरो जी। ठीक है। इसमें कह रहा है सी पार्ट डब्ल्यू प्लस एम जी माइनस भीरो जी, ठीक है, तो सी पार्ट ठीक भी करेक्ट ऑप्शन है। अरेंजमेंट 1 डब्ल्यू प्लस भीरो जी, अरेंजमेंट 1, ये बी पार्ट गलत हो गया 100%, ये तीनों ऑप्शन सही है ए सी डी, लेकिन इनकरेक्ट मार्क करना है तो तुम किसको मार्क करोगे, बी पार्ट को मार्क कर देना, गॉट इट।
सारा खेल इस टेंशन टी का है, समझ रहे हो? जब एबीडी बनाओगे ना वैसल पानी के एक साथ, तो ये टेंशन टी इस पे नहीं आएगा, लेकिन ये जो टेंशन टी है ना इस वैसल पे आ जाएगा, जिसके वजह से यहाँ की रीडिंग चेंज हो जा रही है और वहाँ पे चेंज नहीं हो रही। गॉट इट? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। 2 कह रहा है क्या यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर is in equilibrium inside a liquid whose density vary with the depth from free surface as rho बराबर rho naught 1 plus h upon h naught, where h is the depth from the free surface, the density of sphere rho will be। ठीक है, इस स्फीयर की डेंसिटी बताइए जबकि d डिस्टेंस नीचे ये इक्विलिब्रियम पे है और वाटर की डेंसिटी इससे वैरी कर रहा है। ठीक है, तो मेंस में तो नहीं, बट जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है, बायनेंसी फोर्स निकालेंगे, दैट इज बैलेंस बाई mg, और जैसे बायनेंसी फोर्स को आप mg से बैलेंस करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड देखें। ओके, तो दिस इज द वेसल और यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर और डेंसिटी इज रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस h अपॉन h नॉट। ओके, ठीक है, और यहाँ से d डिस्टेंस नीचे इक्विलिब्रियम पे, एंड रेडियस इज आर, और इसकी डेंसिटी सिग्मा है। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, डेंसिटी बदल रही है तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पे गया और एक dx की स्ट्रिप सेलेक्ट कर लिया, दिस थिकनेस इज dx। ओके, तो यहाँ पे बायनेंसी फोर्स, इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग बायनेंसी फोर्स क्या होगी, दिस बायनेंसी फोर्स df इज v rho g। v क्या होगा, इस स्ट्रिप dx थिकनेस की स्ट्रिप का वॉल्यूम v rho g, तो v रो ऑफ वाटर इंटू जी, v वॉल्यूम है। अगर इसका वॉल्यूम तुम्हें निकालना है और ये रेडियस अगर r के बराबर है और ये डिस्टेंस x है, तो व्हाट इज दिस रेडियस, यहाँ रेडियस आएगा रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेट दिस इज स्मॉलर। तो क्या लिखोगे, इस dx थिकनेस की स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या लिखोगे, दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू dx, एंड रो ऑफ वाटर डेंसिटी अभी प्लेस कर देंगे, क्या दिक्कत है, इंटू जी। अब वॉल्यूम प्लेस करें पाई, अच्छा आर स्क्वायर की जगह पे ये आर है, ये एक्स है, ये हाइपोटेनस, तो ये किससे आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर रहा है तो बनेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड वाटर की डेंसिटी ये वाली डेंसिटी प्लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एच, व्हाट इज एच, एच इज द डेप्थ। देखिए क्वेश्चन में मेंशन है एच इज द डेप्थ, हालांकि आपको ये लाइव में नहीं दिख रहा होगा, बट जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको एच दिख जाएगा। तो h क्या है, इस स्ट्रिप की यहाँ से दूरी, अच्छा ये दूरी कितनी होगी, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी d है ना, देखो दिस इज d, अगर यहाँ से यहाँ तक d है तो ये दूरी x है, तो ये दूरी क्या बनेगी d माइनस एक्स, तो यहाँ पे h की जगह पर रखेंगे d माइनस एक्स अपॉन एच नॉट, डेंसिटी इंटू जी। ओके, ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बायनेंसी फोर्स के लिए, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट यहाँ से चलेगा बॉटम पॉइंट से और टॉप पॉइंट तक चलेगा, तो यहाँ की लिमिट क्या लिखोगे, माइनस आर, ये ओरिजिन है, बीच का ओरिजिन है तो नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, और लिमिट में कोऑर्डिनेट होता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, माइनस आर, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, प्लस आर, तो लिमिट चेंज फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन तुम कर तो सकती हो, इंटीग्रेशन मुश्किल है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, and this integration is balanced by the weight of a sphere, and weight of a sphere is what, density of a sphere into its volume, and volume is 4 by 3 pi r cube multiplied by g, this is weight।
ओके, इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन मैं शेयर कर दूं कि आपको एक क्वेश्चन 3 दिख नहीं रहा होगा, बट क्वेश्चन 3 आल्सो अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 3। ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पीस ऑफ आइस, अच्छा क्वेश्चन। अ पीस ऑफ आइस फ्लोट इन अ वेसल विथ वाटर अबव विच लेयर ऑफ लाइटर ऑयल इज पोर्ड व्हेन आइस मेल्ट। जब आइस मेल्ट करता है, देखो ये H2 है, ऊपर ऑयल है, नीचे वाटर है। दिस इज द H2 एंड दिस वन इज द H1, और बीच में क्या है? आइस है। क्या? आइस। ओके, आइस मेल्ट हो जाता है तो आपको कमेंट करना है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन H1 एंड H2 आफ्टर मेल्ट ऑफ आइस। ठीक है, देखो पहली बात की, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, हो गया तो भी ठीक, तो नहीं हुआ तो भी ठीक। सोचते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। अब नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगा, बट सोचूंगा तो हो जाएगा, बट हो जाएगा। ये H1 है और ये H2 है, और यहाँ पे वाटर है, आइस है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि H2 डैश पे क्या असर पड़ेगा, H1 पे क्या असर पड़ेगा, अब पूरे लेंथ पे क्या असर पड़ेगा। देखो फर्स्ट करा, द लेवल ऑफ वाटर इंटरफेस फॉल, द लेवल ऑफ वाटर इंटरफेस राइज, द थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर इंक्रीजेस, द थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर रिमेन सेम, the thickness of oil layer increase, the level of oil air interface fall, the level of oil air interface remain same, the level of oil air interface rise। ओके ओके, देखो तो क्या बताता हूँ, ये H2 है, ये H1 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो आइस पड़ा हुआ है ना, आइस पड़ा हुआ है, वो कुछ न कुछ ये जो ऑयल है ना, उस ऑयल का एक सर्टेन वॉल्यूम देखना ना, एक सर्टेन वॉल्यूम। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, इसको अगर मैं बड़ा कर दूं, इसको बड़ा कर दूं, तो एक सर्टेन वॉल्यूम को हटाया हुआ है। मतलब इतना थिकनेस का ऑयल है, इतना थिकनेस का ऑयल है, और उसमें एक सर्टेन वॉल्यूम को वो ट्रैप किया हुआ है। कौन? आइस। अच्छा, जब आइस मेल्ट हो गया तो वॉल्यूम बच गया ना, तो उस बचे हुए को कौन भरेगा? ऊपर का ऑयल ही तो भरेगा। यहाँ पे क्या है? ऑयल का ही तो थिकनेस है, ये ऑयल का ही तो थिकनेस है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम बचा हुआ है, इस वॉल्यूम को कौन भरेगा? बता दो। इस वॉल्यूम को भरेगा यहाँ का ऑयल। जब यहाँ का ऑयल भरेगा तो ये थिकनेस क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। ऑब्वियस है यार, मैं ही हूँ। अब सपोज करो यहाँ पे होल बन गया, दबा हुआ बीच में, तो जब ये होल को भरना होगा तो बाकी का मेटेरियल तो भरेगा इसको, जब भरेगा तो थिकनेस कम नहीं होगा? ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। तो H2 विल डिक्रीजेस। H2 को डिक्रीज करने का मतलब है कि H2 डैश इज लेस देन H2। नाउ H2 डैश इज लेस देन H2, मतलब ऑयल का थिकनेस डिक्रीज करेगा। चेक करते हैं ऑप्शन में, द थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर रिमेन सेम, नो, द थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर डिक्रीजेस, यस, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। तो पता है इसी में देखो, इन 4 ऑप्शनों में से बी पार्ट जो है ना वो करेक्ट, 2 3 6 आर करेक्ट। 3 ऑप्शन तो इसी में बस दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। कंफर्म है आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो पता है, दिस इज द इंटेलिजेंट गेस। आईटी जेई सिलेक्ट होने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करो और आंसर निकालो। कई बार क्या होता है कि एक आंसर ऑप्शन सही हुआ, एक आंसर मिला, और हम ऑप्शन में देखें अच्छा वही एक ही जगह पड़ा हुआ है, मार्क करो, बाकी सही हो गया, आगे बढ़ जाओ। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आईटीएन इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है? तो आईटीएन का मतलब ये नहीं कि तुम पूरा डिवोटेड हो जाओ ना, बिल्कुल नहीं। तुम्हें हर डायरेक्शन में वो आगे होते हैं, हर डायरेक्शन आगे होते हैं। मतलब तुम्हें अटेम्प्ट ऐसे ही करना है
कि 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन अगर तुम्हें सही दिख रहा है, देखो यहाँ पे कितने 8 है, अब एक से पता चला कि एक ही जगह है तो बाकी को छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे आंसर। ओके गुड। चलिए अब चेक करते हैं बाकी ऑप्शन। कह रहा है कि द लेवल ऑफ ऑयल वाटर इंटरफेस फॉल। वन सेकेंड, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इसका जो थिकनेस है ये डिक्रीज करेगा। अब कह रहा है कि इस पे क्या पड़ेगा, ये इंटरफेरेंस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, और ये जो लेंथ है ये लेंथ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये जानना। चलो अगर इसको जानना नहीं कि ये लेंथ नीचे जाएगा कि नहीं, मैं पता, मैं चाहूँ तो इसको भी कॉमन सेंस आंसर बता सकता हूँ। पता है कैसे? याद करो एससी में एक क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन था कि एक वाटर है उसमें एक आइस फ्लोट कर रहा है, आइस पिघल गया, तो बताइए इस पे क्या असर पड़ा। अब तुम आंसर क्या करते थे, कांस्टेंट रहेगा। तो वहीं की चीज यहां यूज कर लो ना, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये पिघल गया और ये नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इस डायग्राम में एक फर्क ये है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेस वाटर है वो पूरा का पूरा इस आइस के वेट को बैलेंस कर रहा है। लाइन सुनते रहना, पूरी लाइन अंडरलाइन है। यहाँ पे जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो पूरे के पूरे आइस के वेट को बैलेंस कर रहा है। पूरा का पूरा आइस के वेट को बैलेंस करना, अंडरलाइन है, पूरा का पूरा आइस के वेट को बैलेंस कर रहा है। तो तुम मुझे ये बताओ यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, कुछ ऊपर से क्या डिस्प्लेस हुआ है, ऑयल भी तो डिस्प्लेस हुआ है। तो ऊपर से जो ऑयल डिस्प्लेस हुआ है और नीचे से वाटर डिस्प्लेस हुआ, दोनों का डिस्प्लेस वेट इज बैलेंस टू आइस वेट, आइस के वेट को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब पता है क्या हो गया कि यहां पे उतना वाटर नहीं डिस्प्लेस हुआ है जितना यहां डिस्प्लेस हुआ है। भाई तुम क्या करो, यहां पे वाटर डिस्प्लेस होके अकेले इस आइस को बैलेंस कर रहा है, यहां पे वाटर और ऑयल दोनों का डिस्प्लेस इस आइस को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पे वाटर उतना नहीं डिस्प्लेस हुआ है जितना यहां हुआ है, उतना नहीं, अंडरलाइन है, उतना नहीं, अंडरलाइन है, ठीक है, नॉट सेम, ये अंडरलाइन है, जितना यहां पे डिस्प्लेस हुआ। तो अब ये जब पूरा पूरा पिघला है तो लेंथ इतना ही रह गया क्योंकि इसी जगह को भरना था। लेकिन यहां पे तो ये जगह कम है ना, डिस्प्लेस वाटर कम है ना, तो जब ये पूरा पूरा पिघलेगा तो बनेगा वाटर, तो वाटर में तो वाटर में ही जाएगा ना। तो जब वो इस वाटर में जाएगा तो तुम मुझे बताओ ये लेवल बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे उतना नहीं वाटर डिस्प्लेस हुआ है जितना यहां हुआ है, सब इसी लाइन में। तो जब यहां पे कम वाटर डिस्प्लेस हुआ है और ये ज्यादा पानी बनेगा तो ऑफकोर्स इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और यहां पे ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो उतना ही पानी भर रहा है तो उसी को पूरा फिलअप कर दे रहा है, इसलिए इधर कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस H1 इंक्रीजेस, मतलब ये जो लेवल है इंटरफियरेंस ऑफ ऑयल एंड वाटर विल इंक्रीज, तो लिखा हुआ है। Second, the level of oil water interface rises of force rises. Option 2 is correct. अब चलो एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो देखिए, तो फर्स्ट थिंग्स मैं कह रहा हूँ कि if you are IIT JEE aspirant, this DPP is sufficient to revise. Okay, चलो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा यहां पे बॉटम पे नेट प्रेशर कितना आएगा? ये बताइए, अगर इस पूरे का वेट की बात करें, पूरे का वेट यहां बात करें, यहां का पूरा वेट
और क्या यहाँ का पूरा वेट आपस में इक्वल होना चाहिए? ऑफ कोर्स। यहाँ का ऑयल, वाटर और आइस का वेट बराबर, दिस वाटर, दिस ऑयल और वाटर में आइस जो मेल्ट हो गया, इधर का वेट इधर का वेट बराबर होना चाहिए। अच्छा बताओ, यहाँ के वेट इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा? यहाँ के इस पूरे वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा? तो यहाँ पे जो प्रेशर है ना, प्रेशर और उसका एरिया जब मल्टीप्लाई होकर ऊपर कर जाता है, यहीं का फोर्स तो इस पूरे वेट को बैलेंस करेगा। सही बात है। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे पैर पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वही तो मेरे वेट को बैलेंस करे। वही चीज यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया का जो मल्टीपल बनेगा वो इस पूरे के एबीडी में आएगा ऊपर की ओर, और नेट वेट नीचे, बोथ विल बी बैलेंस। वही चीज यहाँ पे भी कि यहाँ का प्रेशर इंटू ये वाला एरिया इज इक्वल टू पूरे का वेट, और यहाँ का वेट बराबर है। इसका मतलब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होना चाहिए क्योंकि एरिया इक्वल है। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ का प्रेशर और यहाँ का एरिया का जो मल्टीपल होना चाहिए वो यहाँ का प्रेशर और यहाँ के एरिया के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये पूरा वेट और ये पूरा वेट बैलेंस है, जो कि एफबीडी बनाने से आ रहा है। ओके, तो बैलेंस करें यहाँ का प्रेशर। अच्छा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा? यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट, तो पी नॉट प्लस एच रो जी, तो पी नॉट प्लस H2 इंटू ऑयल रो जी प्लस H1 इंटू वाटर जी एच रो जी। देखो यहाँ का प्रेशर पी नॉट, यहाँ का H2 रो जी, यहाँ का H1 रो जी, आ गया नेट प्रेशर एंड बैलेंस बाई यहाँ का प्रेशर पी नॉट, यहाँ का H2 डैश रो जी, यहाँ का H1 डैश रो जी, बट यहाँ का ऑयल डेंसिटी और यहाँ का वाटर डेंसिटी नोट करो। तो H2 डैश रो ऑफ ऑयल इंटू जी प्लस H1 डैश रो ऑफ वाटर इंटू जी, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया। ओके ये काम करते हैं, इस H2 डैश को इधर भेज दो तो ये बनेगा H2 माइनस H2 डैश इंटू रो नॉट, जी से जी कट ही जाएगा। इसको मैंने इधर भेजा ना, तो H2 माइनस H2 डैश रो नॉट कॉमन एंड दैट इज इक्वल टू H1 डैश माइनस H1 इंटू रो ऑफ W। देखो H1 इधर भेज दो तो H1 डैश माइनस H1 इंटू रो ऑफ W। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो H2 है क्या इस H2 डैश से ज्यादा है? हाँ, ये तो अभी भी प्रूफ किए थे पहले वाले में कि H2 डैश इज ग्रेटर देन H2 इज ग्रेटर देन H2 डैश, ये तो प्रूफ किया हो ना। तो अगर तुमने प्रूफ किया है कि ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो अगर ये वैल्यू 0 से ज्यादा है तो भी तो वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ये क्या प्रूफ कर रहा है कि H1 डैश इज ग्रेटर देन H1, H1 डैश इज ग्रेटर देन H1, मतलब H1 डैश H1 से ज्यादा होना चाहिए। कंफर्म है कि जो इंटरफेस है इंक्रीज कर दिया। गॉट इट? ओके, इसके बाद जो हमें बताना है कि ये टोटल लेवल जो है, मतलब एयर का और ऑयल का इंटरफेस, एयर का और ऑयल का जो इंटरफेस ये है, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा कि घटेगा। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ इस पे कि इसका सम इसके सम से ज्यादा है कि नहीं। अगर इसका सम इसके सम से ज्यादा है तो पूरा लेवल इंक्रीज करेगा, अदरवाइज डिक्रीज करेगा। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, ये इसी से समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड देखिए, ये तो आंसर इसी से समझ में आ रहा है, ये तो यही सबको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे बताता हूँ, देखना एक बार। अच्छा, यहां से निकाल लो H2 माइनस H2 डैश, अच्छा ये क्या हुआ? ये लेवल क्या हुआ? ये लेवल इंक्रीज किया है और ये लेवल डिक्रीज किया। तो इस लेवल में कितने का इंक्रीज हुआ? अच्छा, इस लेंथ में कितने का इंक्रीज हुआ बताओ तो। दिस वन इज
H1 डैश माइनस H1 इतना इंक्रीज किया, सुनते रहना, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये कितना इंक्रीज किया, ये जो पानी है, पानी कितना लेंथ इंक्रीज किया, तो H1 डैश माइनस H1। और ऑयल कितना डिक्रीज किया, H2 डैश, अच्छा ये लेवल डिक्रीज किया ना, तो कितना डिक्रीज किया, H2 माइनस H1। तो मैं पूछूं कितना ओवरऑल लेंथ इंक्रीज किया, अगर मैं कहूं कि ये लेवल कितना इंक्रीज किया, ये पूरा पूरा कितना इंक्रीज किया, अरे यार इतना क्या दिमाग लगा रहा हो, देखो हटाओ इसको, कर परेशान कर रहा हूं। देखो पूरा इंक्रीज बात कर रहा हूं, ये पूरा पूरा लेवल कितना, ये इंटरफेस कितना आगे बढ़ेगा, इसमें से ये घटा दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, H2 डैश प्लस H1 डैश माइनस H1 प्लस H2। देखिए इस पूरे में से मैंने इसको घटा दिया, आगे इतना सबको अलग अलग करो तो ये क्या बनेगा, H2 डैश माइनस H2 प्लस H1 डैश माइनस H1। तो मुझे ये बताओ, थोड़ा सा इससे हम समझते हैं। अच्छा H1 डैश माइनस H1, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रो डब्ल्यू किधर भेज दो, इस रो डब्ल्यू को हटा के यहाँ पे नीचे लेके आओ रो डब्ल्यू को, और इसके जगह पे तुम इसको रख दो, इसको रख दो, तो जब इसको रख दोगे तो ये बनेगा कितना, देखिए दिस इज H2 माइनस H2 डैश रो नॉट अपॉन रो डब्ल्यू, नहीं ये बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, यहां से H2 डैश माइनस H2 अगर कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा H2 डैश माइनस H2 मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूँ, H2 डैश माइनस H2 कॉमन निकाल रहा हूँ, H2 डैश माइनस H2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये बनेगा ब्रैकेट में 1 माइनस, देखो ये कॉमन निकालोगे तो प्लस बना जाएगा, लेकिन H2 डैश माइनस H2 कॉमन निकल रहा है तो ये माइनस में जाएगा ना, क्योंकि माइनस है, H2 डैश माइनस H2 निकल रहा है ना, H2 डैश माइनस H2, तो माइनस बनेगा माइनस रो नॉट अपॉन रो डब्ल्यू। अच्छा मुझे ये बताओ, रो नॉट जो है वो रो डब्ल्यू से क्या है, कम है, ऑयल की डेंसिटी कम है, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई। दूसरी बात H2 डैश माइनस H2, H2 डैश कौन सा है, ये है, और H2 ये है, अच्छा ये कम आया है ना, ये कम आया है, थिकनेस कम हुई है, मतलब ये क्वांटिटी निगेटिव बन गई, इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पता है क्या हो गई, दिस इज निगेटिव। क्यों, ये वैल्यू पॉजिटिव बन गई, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है, तो ये 1 से कम आ गया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन गई, और अभी प्रूफ किया कि ये वाला थिकनेस कम आया है कंपेयर टू दिस वन, तो अगर H2 डैश कम है H2 से, तो ये निगेटिव बन गया, दोनों का मल्टीपल निगेटिव, इसका मतलब डेल्टा H निगेटिव बन गया, इसका मतलब ये जो सम है ये इस सम से कम है, इसका मतलब ऊपर का जो लेवल होगा वो नीचे को डिक्रीज कर जाएगा, गॉट इट। तो ठीक है, तो ऑयल एयर इंटरफेस डिक्रीज करेगा, तो 6 में दिख रहा है ऑयल एयर इंटरफेस फॉल करेगा, यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, 7 और 6 कह रहा है, 4 पे आता है। 4 में कह रहा है कि a large open tank is filled with the water up to height h, a small hole is made at the base of the tank, it takes T1 to decrease the height of water to h upon n, and it takes T2 time to take out of the remaining water, if T1 or T2 then find the value of n। एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है एकदम सिंपल क्वेश्चन। एक बार फिर आपको व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको दिख नहीं रहा क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, और यूट्यूब पे जब जाएंगे रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 में कह रहा
इसमें वाटर बड़ा पड़ा है एच हाइट तक, नीचे एक होल है, पानी से बाहर निकल रहा है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है। कह रहा है एच से एच अपान ईटा तक आने का टाइम t1 है। तो तुम्हें पता है, मैं बताता हूँ अभी, एक फार्मूला होता है, इसे याद रखा जाता है, अदरवाइज आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कह रहा है यहाँ h, अगर मान लो हाइट h है, तो h से स्मॉल हाइट h, 1 सेकेंड, h से पानी यहां तक आ गया, ये हाइट स्मॉल h है। तो पता है पानी के लेवल को यहां से यहां तक आने का जो टाइम लगता है, दिस टाइम इज गवर्न बाई कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, ब्रैकेट में √2h माइनस √2 स्मॉल h। ये फार्मूला याद रखना कि अगर एक वैसल में पानी h हाइट तक है, उसको स्मॉल h हाइट तक जाना है, देन टाइम टेकन टू कम फ्रॉम h height to small h height is capital A upon small a, ब्रैकेट में √2 कैपिटल H माइनस √2 स्मॉल h। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये टाइम यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम t1 है, तो उनके अनुसार t1 इज इक्वल टू ये कैपिटल ए ब्रैकेट में √2h माइनस √2 ऑफ h अपान ईटा, h अपान यहीं तक जाना है क्वेश्चन में, ये हाइट h अपान n तक है। फिर कह रहा है कि h अपान n से 0 तक जाने का जो टाइम है वो t2 है, तो t2 इज व्हाट, कैपिटल ए अपान स्मॉल ए। फिर अब यही चीज इस पे लगा दो, तो इस h की जगह पे तुम इसे रखोगे, और इस h की जगह पे अब पानी को यहां से यहां तक जाना है, तो 0 क्या बनेगा, √2h अपान n माइनस 0। और दोनों t1 t2 आपस में बराबर होना चाहिए, इक्वेट कर दो, इसको जैसे इक्वेट करोगे ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टर्म √2h बचेगा इज इक्वल टू, और ये वाला जब इधर आएगा इक्वेट करने के बाद, तो ट्वाइस ऑफ √2h अपान n आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो तो n इज 4, आंसर इज 4। ठीक है, ओके, तो एक बार फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, क्वेश्चन 5 पे आता है। कह रहा है 5 में कि अ कैपिलरी ट्यूब with the inner cross section in the form of square of side A is dipped vertically in a liquid of density rho, surface tension sigma, which weight surface capillary tube with the angle of contact theta, approximate height with the liquid V rises in tube, neglect effect of surface tension at corner। पहले बात पता है, जेई हो या मेंस हो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि एकदम पूरी तरीके से, कुछ अप्रोक्सीमेशन के बिना तो काम ही नहीं चलता है, आपको अप्रोक्सीमेशन में जाना ही पड़ता है। ये भी क्वेश्चन सर्टेन अप्रोक्सीमेशन पे ही बेस्ड है, बिकॉज ऑफ कॉर्नर इफेक्ट। ठीक है, ओके, आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर व्हाइट बोर्ड लेके चलूंगा। फिफ्थ स्क्वायर है ना, ऐसा स्क्वायर है, तो पानी का लेवल अगर 0 कॉन्टैक्ट मानोगे, इसमें h हाइट तक है, पानी h हाइट तक है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो पानी इस पे ऐसे होगा, ऐसे इस सरफेस पे ऐसे होगा, और कांटेक्ट एंगल थीटा मान के चला जा रहा है। तो अगर मैं इस एक साइड के, सिर्फ इस साइड के सरफेस के बीडी बनाओ, तो तुम सरफेस टेंशन ऐसे दिखाओगे, एन एंगल इज थीटा, और सरफेस टेंशन का फोर्स एक साइड पे क्या आएगा, एक साइड पे क्या आएगा, टी इंटू ए, टी इंटू साइड लेंथ, अगर ये साइड लेंथ ए है तो टी इंटू ए कर दोगे। अच्छा, ये एक साइड का फोर्स है, इस पे बैलेंस करेंगे, पूरे वाटर के बीडी बनाओ, तो वाटर का वेट W, और सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर कर क्या आएगा, टी ए कॉस थीटा, बट एक सरफेस से आ रहा है, ऐसे 4 सरफेस है ना, 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो इस सरफेस पे, इस सरफेस पे सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे है, इस पे ऐसे होगा, इस पे ऐसे होगा, इस पे ऐसे होगा, सबका फोर्स ऊपर कर, बैलेंस कर, तो 4t a cos थीटा इस बैलेंस बाई वेट, वेट आएगा इस पानी का वेट, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा, ये हाइट h है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई करना है हाइट h से, a स्क्वायर इंटू h वॉल्यूम,
इंटू वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू टू जी। बस सॉल्व कर देंगे, आपको एच की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। ओके, एक बार फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पे। अब सारे क्वेश्चन देखिए, देखिए तो इसका आंसर है बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि a sphere of mass m radius r is projected in gravity free space with speed v if coefficient of viscosity is 1/6 pi, the distance traveled by the body before it stop। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, अगर तुम v स्पीड से फेंक रहे हो तो विस्कस फोर्स उल्टा काम करेगा, तो वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन निकाला जाए, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, विस्कस फोर्स क्या आएगा 6 पाई ईटा आर भी अपॉन मास, दिस इज द विस्कस फोर्स। माइनस साइन यूज कर रहा हूँ, वेलोसिटी इधर है, विस्कस फोर्स उल्टा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1/6 पाई है, उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो ये इससे कैंसिल आउट कर देगा। अच्छा, इस ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी डी बाई डी एक्स, तो माइनस भी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर भी अपॉन एम, ये कट गया, आर भी अपॉन एम। अच्छा, भी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे क्या बनेगा माइनस डी भी इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एम इंटू डी एक्स, इधर कहाँ माइनस है। नाउ इंटीग्रेशन, x की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी भी है और x की वैल्यू x पे वेलोसिटी 0 करनी है, कर दो इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा कितना, माइनस भी बनेगा और यहाँ से आएगा j प्लस भी, एंड दिस वन इज आर एक्स अपॉन एम, एम भी अपॉन आर, आंसर इसी पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि स्फेरिकल बॉल ऑफ मास फॉर एम एंड डेंसिटी सिग्मा रेडियस आर अटैच टू द पुली। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मुझे क्वेश्चन पहले से पता है। कह रहा है कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बताइए, ये मास एम, ये मास एम, ये मासलेस पुली, इसका मास 4m, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बताइए। ओके, अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होगा, 840 होगा। तब क्या करेंगे, इसको इसी स्फीयर की वीडियो बनाएंगे, इसी स्फीयर की 4mg नीचे दिखाओगे, रस्सी का टेंशन T कितना होगा 2mg, ऊपर दिखाओगे, नहीं होना चाहिए, देखो कैसे, ये टेंशन mg, ये mg नीचे, टेंशन T ऊपर, तो at terminal speed T is balanced by mg because acceleration will be 0, तो ये mg 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 यहाँ तक, ये भी mg, ये भी mg, तो ये क्या आएगा 2mg, सही है। ओके, तो ये वेट नीचे काम करेगा 4mg का और ये 2mg ऊपर काम करेगा, वाइंसी फोर्स इज ऊपर 0g, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू भी, एंड रो कितना है सिग्मा वी रो इंटू जी, सिग्मा नहीं डेंसिटी रो है ना। ओके, तो ये हमने एक मिस्टेक किया है, तो इसको सही कर लिया जाए, मिस्टेक होता ही सही करने के लिए। तो देखो दिस इज रो। ओके, अच्छा और विस्कस फोर्स अगर नीचे पर आ रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर पर दिखेगा, दिस इज 6 पाई ईटा आर बी। अच्छा, ये 4mg को क्या लिखोगे, दिस इज 4 इंटू मास 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी सिग्मा जी। बस अब तुम क्या करो, इस फोर्स को, अच्छा एक और काम करते हैं, तुम कैलकुलेशन में हो सकता है कि टेंशन में आ जाओ, ये 2mg इस 4mg को बैलेंस करके 2mg बना देगा, तो यहाँ पर लिख लो 2mg, तो यहाँ पर रखो बस 2, अच्छा इसमें हम मिस्टेक कर गया, पता कैसे, ये 2mg है ना, तो इसको ऐसे थोड़ी लिखोगे, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तुम क्या करना, इसको इस फोर्स को इन दोनों फोर्स इक्वेट कर देना और m की वैल्यू प्लेस करनी बाकी है, तो प्लेस ऐसे कर देंगे, 4m मास जो है 4m मास, जो 4m मास है दिस इज वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी सिग्मा। अब तुम क्या करो, यहाँ से m की वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दो, और दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स कर दो, आपको आ जाएगा विस्कोसिटी। गॉट इट, ओके। अच्छा इसके अलावा भी मैं चाहता ना तो सोच सकता था, कॉमन सेंस है,
नहीं, तो पता है क्या है कॉमन सेंस यहाँ पे, ये और ये दोनों फोर्स तो तुम डेरिवेशन के टाइम पे यही लिखते हो, यहाँ पे तुम mg लिखते हो, अब की बार क्या लगा 2mg। इसका मतलब पता है, अब जो आता था टर्मिनल स्पीड, दिस इज 2/9 r स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड एंड डिवाइड बाई जी, यही तो लिखते थे। लेकिन इसमें पता है वाटर की डेंसिटी तुम यही लिखोगे, बट ये जो डेंसिटी लिखोगे ना, वो एक्चुअली में 4m के करस्पॉन्डिंग नहीं लिखना है, वो 2m के करस्पॉन्डिंग लिखना है। इक्विवेलेंट जैसा सोच लो, इक्विवेलेंट जैसा, किस ये मास 4m का जो है, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम यही है, अच्छा जो वॉल्यूम यहाँ पे वही वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो वॉल्यूम के सेम रखते हुए उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी हो, जितनी सो दैट उसका मास 2m हो जाए। तो तुम मुझे बताओ यहाँ इक्वेशन क्या लिखोगे, 4m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी इंटू सिग्मा, इक्वेशन नंबर 1। देखो क्या लिखा, 4m इज इक्वल टू डेंसिटी सिग्मा इंटू वॉल्यूम, इसमें जी मैंने क्यों नहीं दिया, जी हटा दो। ओके, इसके बाद आता है, अच्छा मुझे मास कितना करना है, 2m ही करना है। अब मास तो इक्विवेलेंट मास 2m चल रहा है ना यहाँ पे, अब वॉल्यूम एग्जैक्टली वही चल रहा है, 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि वॉल्यूम तो वही है, जो वॉल्यूम यहाँ पे वही वॉल्यूम यहाँ पे। और डेंसिटी की जगह पे क्या लिख लूँ, रो ऑफ एस लिख दो डेंसिटी की जगह। अच्छा इस दोनों को अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो तुम देखो रो एस जो आएगा वो सिग्मा का आधा आ जाएगा। ये 2m पे यही इक्वेट करो, इसको डिवाइड कर दो, मतलब रो एस जो है ना, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2। नहीं, इसको इससे डिवाइड करो। गुड। तो रो एस की जगह पे क्या लिख दो, सिग्मा अपान 2 रख दो। यहाँ पे सिग्मा अपान 2 रखोगे ना, यहाँ पे 2 रो बनेगा, मतलब -2 रो बनना चाहिए। और 1/9 क्यों आएगा, क्योंकि 2 का टर्म यहाँ आके 2 को कट कर देगा। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, ओके अभी बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहा है। In figure shown, the light container is kept on the horizontal rough surface of coefficient of friction, this one. A very small hole of area capital S is made of depth h. Water of volume B is filled in the container. The friction is not sufficient to keep the container at rest. The acceleration of container initially. क्या करेंगे, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे, आंसर आ जाए। इजी क्वेश्चन है सब। देखो व्हाइट बोर्ड पे चले, हाइट एच पे ना, ओके हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चल रहा है। ये कंटेनर है, पानी एच हाइट पे नीचे है, दिस वन इज, और वाटर जो बाहर की ओर जा रहा है इसकी, अच्छा वाटर बाहर जाएगा तो थ्रस्ट इधर काम करेगा, तो जो थ्रस्ट फोर्स इधर काम करेगा, दिस इज रो ए बी स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, एस है, तो 1 सेकेंड रेजर यूज करें, रो ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर थ्रस्ट इधर लगेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन इज म्यू एम इंटू जी। व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो रो एस बी स्क्वायर माइनस म्यू एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एम से एम कटेगा और यहाँ पे एम नीचे आ जाएगा। अच्छा रो एस, ये अब वेलोसिटी क्या होगी, √2gh, तो बनेगा 2gh अपान मास एम, रहने दो, माइनस म्यू। क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू क्या दी गई है, एस एच अपान भी, एस एच अपान भी इंटू जी इक्वल्स टू ए, ओके। अच्छा मास कितना आएगा, ये वाटर का ही तो मास है, तो जो मास होगा इसके जगह पे आप लिख सकते हैं, मास की जगह पे डेंसिटी रो, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, दिस वन इज कैपिटल ए, कैपिटल ए इंटू डेंसिटी इंटू हाइट h इंटू
ठीक, तो ए इंटू एच इंटू, अच्छा इससे रो कट जाएगा, एच से एच कटेगा, तो ये क्या आ गया 2SG, ठीक है, अपान ए आ रहा है ना यहाँ पे। और ये भी क्या था, अच्छा दिस इज द वॉल्यूम भी, ओके, और आंसर किसके टर्म में देना है, भी के टर्म में भी आएगा। ओके, तो तुम क्या कर सकते हो, इस ए की जगह पे लिख सकते हो, ए की जगह पे ये जो वॉल्यूम भी है दिस इज ए इंटू एच, वॉल्यूम भी इज ए इंटू एच, वट इज ए, दिस इज भी अपान एच, उठा के यहाँ पर रख दो, इस ए की जगह पे भी अपान एच, तो बनेगा 2SG, ए की जगह पे भी अपान एच माइनस SHG अपान भी बराबर ए, तो ए इज SHG अपान भी इज आंसर। ओके, तो ये डी पार्ट में आंसर दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो आंसर इज डी पार्ट। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए डेंसिटी रो स्लाइड ओवर अ फिक्स इंक्लाइन प्लेन with constant velocity v. There is a thin film of viscous fluid of thickness t between the plane and the block. The coefficient of viscosity of thin film will be, इजी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ फोर्स क्या दिखाओगे, mg sin थीटा, एंड दिस इज बैलेंस बाई यहाँ का फोर्स, दिस इज ईटा ए, ईटा ए, और क्यूबिकल सरफेस है, क्यूबिकल सरफेस है तो नीचे का जो सरफेस एरिया आएगा दैट इज ए स्क्वायर ईटा ए, नहीं फॉर्मूला क्या होता है, ईटा ए डी बाई डी जेड, ईटा ए डी बी वेलोसिटी का डिफरेंस, तो इसकी वेलोसिटी भी है -0 अपॉन थिकनेस टी, अरे फॉर्मूला क्या होता है भाई, ईटा ए डेल्टा भी अपॉन एच, तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो बेस एरिया क्या बनेगा ए स्क्वायर, तो ईटा ए स्क्वायर, वेलोसिटी डिफरेंस, ब्लॉक का सरफेस जो लिक्विड लेयर है उसके ऊपर की सरफेस वेलोसिटी भी होगी और बॉटम की जीरो होगी, तो भी -0 अपॉन एच, एच टी के बराबर है, थिकनेस टी है। अब इस फोर्स को इससे बैलेंस कर दो, अच्छा मास की जगह पे क्या लिखोगे, मास की जगह पे लिखोगे तो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, बैलेंस कर देना, आपको ईटा की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 आप एक बार रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, रीड करिए, मुझे पहले से पता है क्वेश्चन। कह रहा है जो कंटेनर है इसकी वेलोसिटी 3v0 है और स्फीयर रेडियस आर मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v0, और ये v0 की स्पीड से नीचे को रह रहा है, और कंटेनर 3v0 से नीचे जा रहा है। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताइए, ये काम करो कंटेनर के फ्रेम में चले जाओ, अच्छा कंटेनर के फ्रेम में मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स, कंटेनर के फ्रेम में ये वाटर रेस्ट में नजर आएगा, और जो विस्कस फोर्स होता है जैसे 6 पाई ईटा आर भी, एंड दिस भी इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, भी इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, इस फॉर्मूले में होता है। तो ये v0 से नीचे जा रहा है, v3 v0 से नीचे को जा रहा है, तो लिक्विड की वेलोसिटी 3v0 हुआ ना, एक कंटेनर 3v0 जा रहा है तो लिक्विड भी 3v0 जा रहा है, और उसके अंदर जो स्फीयर है वो v0 जा रहा है ग्राउंड फ्रेम में, v0 ग्राउंड फ्रेम में, लिक्विड की स्पीड ग्राउंड फ्रेम में, क्या क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगा दिस vr इज, स्फीयर की वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्फीयर की वेलोसिटी में से कंटेनर की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करिए, तो 3v0 उल्टा होकर मिलेगा ऊपर की ओर, 3v0 माइनस v0, ये vr जब क्या लिखेंगे 2v0, दिस इज 6 पाई ईटा आर इंटू 2v0, मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू इज 12, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहा है, A figure shows the soap film with the closed elastic thread is lying, और इसको आपने क्या कर दिया, पंचर कर दिया, तो पंचर करेंगे तो सर्कुलर रूप ले लेगा, क्लास में पढ़ाया गया हो सर्कुलर रूप ले लेगा, बिकॉज सरफेस टेंशन चारों तरफ से खींच लेगा। अब कह रहा है कि इस स्लाइडिंग वायर को अगर खींचते हो तो क्या इसका रेडियस बढ़ेगा, ना नहीं बढ़ेगा, पता क्यों नहीं बढ़ेगा, एक्चुअल में सरफेस टेंशन नहीं चेंज हुआ,
इस किसी भी स्ट्रिप की, इसके किसी भी स्ट्रिप की वीडियो बनाओ, किसी भी स्ट्रिप की वीडियो बना दो, तो एबीडी बनाओगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, टी इंटू परपेंडिकुलर बनेगा ऐसे, टी इंटू ये वाला लेंथ आएगा, अगर ये स्मॉल एलिमेंट डीएल है तो टी इंटू डीएल लिखा होगा। तो सरफेस टेंशन नहीं चेंज हो रहा है ना, जब सरफेस टेंशन ही नहीं चेंज हो रहा तो उसका रेडियस कैसे चेंज होगा, रेडियस विल नॉट चेंज, क्योंकि जो पुल किया जा रहा है ऐसे फोर्स ऐसे वो नहीं चेंज होगा। इसमें ट्वाइस लिखेंगे, पता है क्या, एक सरफेस ऊपर एक सरफेस नीचे है। खुद सोचो, जब तुम खींच रहे हो तो सरफेस टेंशन थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो जो आर्क बन रहा है उस आर्क पे जो सरफेस ऐसे फोर्स लगाएगा अपने सरफेस के पैरेलल 2TL, क्या वो चेंज हो रहा है क्या? जब वही नहीं चेंज होगा तो आपका रेडियस कैसे चेंज हो जाएगा, नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है an isolated charge spherical soap bubble has radius r, the pressure inside is atmospheric, the T is the surface tension of the soap solution, then charge on the soap bubble। एकदम इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि बेसिकली जो अंदर का प्रेशर है वही बाहर का प्रेशर है। बड़ा क्वेश्चन, प्रेशर इनसाइड एटमॉस्फेरिक, जो अंदर प्रेशर वही बाहर का प्रेशर है। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सिस प्रेशर अंदर इंक्रीज करना चाहिए था दैट इज 40/r, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा हूं। एक सरफेस टेंशन अंदर को खींच रहा होगा तो अंदर प्रेशर बढ़ना चाहिए था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रख दिए, चार्जेस रख दिए, पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस सिर्फ रख दिए, तो उसको बढ़ा देगा। तो जितना वो इंक्रीज कर रहा था उतना वो डिक्रीज कर देगा, इक्वल आना चाहिए। तो 40/r इज प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। इक्वेट कर दो 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर, और E होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे आपको चार्ज डेंसिटी यहां से मिल जाएगा, और एक बार का चार्ज डेंसिटी मिल गया, चार्ज डेंसिटी मिल गया तो चार्ज क्या आएगा, द चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 4πr स्क्वायर, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर देते, आपको आंसर आ जाएगा। गॉट इट, ओके। तो इसके बाद हम लोग अगेन यूट्यूब पे लाइव होंगे, अभी फेसबुक पे लाइव चल रहा है, ओके। तो आज शाम को हम लोग यूट्यूब पे लाइव हो रहे होंगे,